दोस्तों हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग अब रीजनल ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। इसके पहले ऑलरेडी हम लोग वेस्ट एशिया की स्टडी किए थे रीजनल में थोड़ी सी। आज से ऑस्ट्रेलिया की स्टडी शुरू हो रही है। ये पार्ट 1 है, बेसिक इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग मैंने यहाँ लिस्ट बना दी है, इन्हीं चीज़ों का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 सिंपल होगा क्योंकि रीजनल ज्योग्राफी को भी पढ़ना ज़रूरी है। हम लोग ओशनोग्राफी पढ़ रहे थे, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे, क्लाइमेट की भी कुछ चीज़ें पढ़े, लेकिन रीजनल हम लोगों ने काफ़ी समय से रोका हुआ था। तो आज से हम लोग रीजनल स्टार्ट कर रहे हैं। लोकेशन एंड एक्सटेंट देखेंगे, स्थिति और विस्तार। इसके महत्वपूर्ण हम लोग जो इसके पास के वाटर बॉडीज हैं, जो जल संधियां हैं वो देखेंगे। इसका जो डिवीजन किया गया है उसको समझेंगे और इसके प्रमुख शहरों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, कुछ चीज़ों को ध्यान से सुन लीजिए और अगर अच्छा लगे तो नोट कर लीजिए। ज़्यादा कुछ इसमें आज वाले वीडियो में नोट करने वाली चीज़ें नहीं है। बस आप एक काम करिएगा, इस फिगर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीन पे आपके इस वक्त फिगर आ रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बना लीजिएगा अच्छे से। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं बता रहा था कि एकमात्र ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो टोटली आपका सदर्न हेमिस्फीयर में है। एकमात्र ऐसा आवासित महाद्वीप इसको हम मानते हैं। आवासित महाद्वीप का मतलब जैसे अब अंटार्कटिका भी सदर्न हेमिस्फीयर में है टोटली, लेकिन अंटार्कटिका सदर्न हेमिस्फीयर में तो है लेकिन वो आवासित नहीं है। वहां पे कुछ रिसर्च सेंटर्स जरूर हैं लेकिन वो आवासित नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है आवासित है और टोटली सदर्न हेमिस्फीयर में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी को अगर हम देखें तो बाकी कॉन्टिनेंट्स के साथ ऐसा नहीं है। सदर्न हेमिस्फीयर में एकमात्र ऑस्ट्रेलिया ही ऐसा है जो आवासित है, जहां पे लोग रहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के में हम जानते हैं कि चारों ओर से ये वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है और एक एक तरीके से द्वीप की भांति है, लेकिन चूंकि इसका साइज इतना बड़ा है तो इसलिए इसको हम लोग एक महाद्वीप की संज्ञा प्रदान करते हैं। अक्सर हम लोग ऑस्ट्रेलिया में और ओशेनिया में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में और ओशेनिया में क्या डिफरेंस है, तो उस चीज को हम यहाँ पे क्लियर कर दें। अभी आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस पे। जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं तो उसमें हम लोग सिर्फ इतने का बात कर रहे हैं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का। हम न्यूजीलैंड को भी नहीं शामिल कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन जब हम लोग ओशेनिया बोलते हैं तो उसमें हम लोग इसके आसपास जो आइलैंड्स हैं, इधर मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ये सारे के सारे जो हमारे आइलैंड्स हैं इनको भी हम शामिल करते हैं। तो जब हम इन पूरे आइलैंड्स को शामिल कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लेंगे, न्यूजीलैंड को भी शामिल कर लेंगे, तो उस पूरे को तो हम ओशेनिया बोलेंगे। लेकिन जब हम सिर्फ और सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं तब तो वो हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। और ये सारी चीजें आप लोग जानते ही होंगे कि सबसे छोटा महाद्वीप है। ये सारी बेसिक चीजें हैं, ये सभी चीजें आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो ये चीजें कोई खास आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। सभी कॉन्टिनेंट्स में एरिया वाइज आप लोग को पता ही होगा कि ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट माना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। बाकी अभी हम लोग लास्ट में मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया पे डिटेल में बात कर लेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके लोकेशन से। लोकेशन अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया की तो लोकेशन हमको पता है कि ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में है। और अगर हम लोग ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर की बात करें तो उस हिसाब से कहाँ पे आएगा, उस हिसाब से ये आएगा हमारा ईस्ट हेमिस्फीयर में। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारी 0 डिग्री वाली ग्रीनविच लाइन है उसके ये ईस्ट में है। और अगर हम साउथ और नॉर्थ हेमिस्फीयर के हिसाब से देखें उस एस्पेक्ट से, तो उस हिसाब से ये हमारा साउथ हेमिस्फीयर में है। तो ये तो हो गई इसकी एग्जैक्ट लोकेशन। लोकेशन आप लोग जानते होंगे, लोकेशन इसकी बहुत ही सिंपल सी है। और इसकी अगर हम लोग विस्तार की बात करें तो विस्तार को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अक्सर हम लोग इसके विस्तार को समझ नहीं पाते हैं। ये मैंने कुछ लाइनें खींची हुई हैं। जैसे इसका जो पूर्व और पश्चिम वाला विस्तार है वो 112 डिग्री 30 मिनट पूर्व से लेके 153 डिग्री 40 मिनट
पूर्व तक है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये पूर्वी गोलार्ध में है। और नॉर्थ साउथ वाले की बात करें तो 10 डिग्री 20 मिनट साउथ से लेके 43 डिग्री 20 मिनट साउथ तक है। बहुत सारे लोग अभी इस चीज को देख नहीं पाते हैं, किताबों में तो पढ़ लेते हैं बट इस चीज को वो बुक में नहीं समझ पाते हैं, तो इसको हम पढ़ना बता देते हैं आप लोगों को। जैसे ये हमारी एटलस है, और इस एटलस में आप ध्यान से देखिए कि मैंने आपको बताया कि इसका जो अ, उत्तरी और दक्षिणी वाला विस्तार है वो 10 डिग्री 20 मिनट साउथ से 43 डिग्री 20 मिनट साउथ तक है। तो 10 डिग्री 20 मिनट साउथ को हम लोग कहाँ से देखेंगे? ये देखिए, जो इसका बिल्कुल ऊपरी हिस्सा है ये वाला। अब इसको अगर हम लोग, अब आप अगर इसको यहां से देखिए, ये 10 डिग्री है और इसके थोड़ा सा नीचे कितना होगा? 10 डिग्री 20 मिनट होगा। ठीक है, तो ये 10 डिग्री 20 मिनट से लेकर के हमको कहाँ तक जाना है? हमको जाना है बिल्कुल लास्ट तक, ये यहां तक। तो ये कितना आएगा? यहाँ देखिए आप, ये 40 है, तो इसके नीचे कहीं पर 43 डिग्री 20 मिनट आ जाएगा यहाँ पे। तो ये एक अंदाजा केवल हमको लगाना है, बस बहुत एग्जैक्ट नहीं बताना है। लेकिन ये मैंने आपको पढ़ना बता दिया कि अगर आप बुक में पढ़ें किसी भी कॉन्टिनेंट का तो उसको आप अपने एटलस पे थोड़ा सा समझ सके। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि ये 10 डिग्री 20 मिनट कैसे आया, क्योंकि 10 डिग्री साउथ की लाइन ये है और इससे थोड़ा सा नीचे है ये, तो 10 डिग्री 20 मिनट हो जाएगा। एक बस आपको हिंट लेना है बस इसका। और ये इसका बिल्कुल अंतिम साउथ वाला अंतिम छोर जो है वो कहाँ तक है? वो मैंने आपको बताया 43-20 तक, 43 डिग्री 20 मिनट। तो ये 40 डिग्री की ये है, तो इसके नीचे ये कहीं यहाँ पे, ये कहीं यहाँ पे आएगा इसके नीचे। तो ये कहीं पर 43-20 पे आएगा। ठीक, अब आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका हम पूर्व और पश्चिम वाला भी देख लेते हैं। तो ये टोटली पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसका जो विस्तार है, हालांकि ये टोटली पूर्वी गोलार्ध में है, लेकिन इसका ये हिस्सा तो हम पश्चिमी बोलेंगे और ये हिस्सा इसका पूर्व है। तो ये जो इसका विस्तार है वो 112 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 153 डिग्री 40 मिनट पूर्व तक है। ठीक, तो अब इसको समझिए, इसको कैसे पढ़ना है हम लोगों को। इसका बिल्कुल लास्ट पॉइंट देखिए, ये अब ये जो लाइन है, ये आपकी लाइन, इसको मैं बता दे रहा हूं पढ़ के, या आप लोग भी देख लीजिए। ये 110 है। ठीक है, तो अगर ये लाइन 110 है और ये लाइन 120 है, तो ये सिंपल सी बात है कि ये कहीं 112 के आसपास होगा। तो 112 30 हो गया, और लास्ट का जो हमको यहाँ का पढ़ना है वो हम यहाँ से लेंगे कहीं से, तो वो कितना आ रहा है? अब इसको देख लीजिए, ये जो लाइन है आपकी ये वाली, ये है 150 की लाइन है, 150 डिग्री ईस्ट की लाइन है। तो ये कहीं इसके थोड़ा सा आगे है, तो ये 153 है, 153 डिग्री 40 मिनट। हालांकि जैसे जो बुक में लिखा होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा होता है, लेकिन हम उतना एग्जैक्ट अभी इतना नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पे एटलस में, लेकिन हमको एक आइडिया लग सकती है। सिंपल मिनट वाला आप हटा दीजिए, मिनट वाले से कंफ्यूजन हो सकता है, तो सिंपल एटलीस्ट आपको इतनी आइडिया लग गई कि 10 डिग्री साउथ से लगभग 43 डिग्री साउथ और लगभग 112 डिग्री ईस्ट से लगभग 150 से 153 डिग्री ईस्ट। आपको इतनी आइडिया तो लग ही गई कम से कम। मिनट वाला रट सकते हैं एग्जाम के लिए, लेकिन अगर किसी को समझाना हो या सिंपली किसी को बताना हो तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप किसी भी कॉन्टिनेंट को जब आप पढ़ेंगे, किसी भी देश को पढ़ेंगे, किसी भी लैंडमास को पढ़ेंगे आप, तो आप आसानी से उसका अगर कहीं पर अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, ये वाला जो हम नॉर्थ साउथ देख रहे थे ये अक्षांशीय विस्तार था, और जो हम ये वाला देख रहे थे ईस्ट वेस्ट वाला, ये इसका देशांतरी विस्तार था। तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि जो उसका नॉर्थ का बिल्कुल आखिरी पॉइंट हो और बिल्कुल साउथ का जो आखिरी पॉइंट हो, उसके पास से जो भी लाइन जा रही हो, और वही काम आपको करना है ईस्ट और वेस्ट वाले के लिए भी।
तो उस तरीके से आसानी से आप इनके जो बुक में मान दिए गए हैं वो तो आपको रटने पड़ेंगे मान। अब ऐसा नहीं कि एग्जाम में आप निकालने बैठ जाएंगे, लेकिन जो मान आपके बुक में दिए गए हैं किसी भी कॉन्टिनेंट के, उसको आप जब यहाँ पे एक बार इस तरीके से निकाल लेंगे तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ बुक में सही दिया हुआ और आपको निकालना भी आ रहा है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, बुक में से रट लेते हैं। अब आपको ये कभी नहीं भूलेगा कि 10 से 43, 112 से 153, बस कितना सिंपल है। तो हम लोग का पहला वाला जो पॉइंट था वो हो गया लोकेशन एंड एक्सटेंट। इसका आप क्षेत्रफल भी नोट कर लीजिए, स्क्रीन पे आ रहा होगा 76.82 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ये तो बिल्कुल रटने वाली चीजें हैं। इसको इसको जो रटने वाली चीजें होती हैं उस पर ज्यादा ध्यान मत दिया करिए, रट लिया करिए बस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट हम लोग वाटर बॉडीज पे बात करेंगे। और इसमें जो हमारी मेन मेन इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं, तो यहाँ पे जब भी इस प्रकार के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं या जो इस प्रकार के टॉपिक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि संख्या इसमें इतनी ज़्यादा होती है वाटर बॉडीज की, तो उसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि हम लोग उसके सामने बस संख्या लिख लें। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज 9 और स्ट्रेट्स जो है यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट हैं। तो अब क्या होगा कि जब आप अपने इस पेज को खोलेंगे जहाँ भी आपने बनाया है और आपके सामने आ जाएगा कि इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स 2 हैं और इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज 9 हैं, तो फिर दिमाग में रिवाइज करने में काफ़ी सिंपल रहेगा। नहीं तो आप सोचते रहेंगे कि 9 है कि 15 है कि 12 है, ऐसे क्या रहेगा कि 9 है। अब आप दिमाग में 9 को काउंट कर लीजिए कौन कौन सी हैं। तो इस तरीके से किसी भी कॉन्टिनेंट में जब आप वाटर बॉडीज को पढ़ें, स्ट्रेट्स को पढ़ें, रिवर्स को पढ़ें या किसी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में पढ़े, तो उसके नंबर्स को हमेशा नोट करना चाहिए। अब जैसे 9 है तो 9 कौन कौन सी हम लोग देख लेते हैं एक बार। एक तो हो गई आपकी यहाँ पे गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्टे, यहाँ पे आपका है तिमोर सी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, गल्फ ऑफ स्पेंसर, और यहाँ पे तस्मानिया के बगल में तस्मान सी, ग्रेट बैरियर रीफ जो कि एक कोरल रीफ है। बैरियर रीफ का बेस्ट एग्जांपल है, हम जब ओशनोग्राफी में कोरल रीफ्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चूंकि कोरल वाले एरिया के पास में ये वाटर बॉडी है तो इसलिए इसको हम लोगों ने कोरल सी नाम दे दिया। यहाँ पे अराफुरा सी, और एक छोटी सी खाड़ी ऊपर है गल्फ ऑफ पापुआ। हालांकि मैं चाहता तो इसको नहीं भी नोट करता, बट मैंने कर लिया इसको भी। तो ये आपकी कितनी सिंपल है, 9 वाटर बॉडीज हो गई। अब आपको बिल्कुल क्रम से देख लेना है, गल्फ ऑफ पपुआ, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्टे, देन तिमोर सी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, तस्मान सी एंड कोरल सी। दो तो बहुत ही सिंपल है, तस्मानिया के बगल की जो वाटर बॉडी है उसी के नाम पे है तस्मान सी, एंड जो आपकी ग्रेट बैरियर रीफ जो कि एक बैरियर रीफ का एग्जांपल है जिसको हम लोग हिंदी में अवरोधक प्रवाल भित्ति बोलते हैं, उसके जस्ट पास का जो वाटर बॉडी है उसको हम लोगों ने कोरल सी नाम दे दिया है। और यहाँ पे ये जो कंट्री है ये है आपका पपुआ न्यू गिनी। इधर का थोड़ा सा पार्ट इंडोनेशिया का है और ये पपुआ न्यू गिनी है। तो उसके नीचे का जो वाटर बॉडी है ये गल्फ ऑफ पपुआ है, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्टे, और यहाँ पे तिमोर सी, और ये है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, और यहाँ पे है गल्फ ऑफ स्पेंसर। तो 1 2, यहाँ पे एक अराफुरा सी भी है, ये इसको मैंने मिस कर दिया था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके 9 इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हो गई। फिर से देख लीजिए, 1 गल्फ ऑफ पपुआ, 2 गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, 3 अराफुरा सी, 4 गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्टे, 5 तिमोर सी, 6 ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, 7 गल्फ ऑफ स्पेंसर, 8 तस्मान सी और 9 कोरल सी। ये आपकी 9 इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं जो कि जिसमें मैंने खाड़ियों को भी शामिल किया है, कुछ इसमें खाड़ियां भी हैं, कुछ छोटे सागर भी हैं। अब यहाँ पे अब ये चीज मैंने नहीं ऐड की, ये सिंपल सी बात है कि इधर का जो पूरा वाटर बॉडी है ये प्रशांत महासागर है आपका। इधर इस हिस्से में पूरा इंडियन ओशन हो जाएगा और इधर साउथ में पूरा सदर्न ओशन हो जाएगा।
तो इसलिए मैंने, ये सिंपल सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया का इधर इंडियन ओशन, इधर सदर्न ओशन, इधर पैसिफिक ओशन, ये पूरा पैसिफिक ओशन का है। तो ये चीज़ें तो सभी लोग जानते हैं, इसलिए इसको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बताया, और लास्ट में मैंने इंक्लूड अब कर ही दिया हूँ, तो इसको भी दिमाग में रख लीजिए। और बाकी जो छोटे छोटे ये वाटर बॉडीज है जो कि थोड़ा कम फेमस है, इसको दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन गल्फ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। और जब हम लोग रिवर्स पढ़ेंगे तो रिवर्स में भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि इन्हीं रिवर्स में, इन्हीं खाड़ियों में, इन्हीं सागरों में बहुत सारी नदियाँ अपना जल गिराती हैं। तो हम लोग देखेंगे जब हम लोग ड्रेनेज पढ़ेंगे पूरा ऑस्ट्रेलिया का। तो ये तो हो गई इसकी इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज। और अगर हम लोग इसकी स्ट्रेट्स को देखें तो स्ट्रेट्स दो ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और क्वेश्चन तो बहुत आते हैं इससे। एक बास स्ट्रेट, जो कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया एक तो पूरा है आपका ये मेनलैंड है, एक छोटा सा आइलैंड साउथ में जिसको हम लोग तस्मानिया बोलते हैं। और तस्मानिया में, यहाँ पे मैंने एच लिखा हुआ है, तस्मानिया की कैपिटल है होबार्ट। अभी हम लोग इम्पोर्टेंट शहरों को भी देखेंगे। होबार्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। अगर आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो होबार्ट में बहुत सारे मैचेस हुए हैं। होबार्ट में एक बार विराट ने बहुत अच्छी सेंचुरी लगाई थी, बहुत अच्छे अच्छे, एक ट्राई सीरीज हुई थी उसमें शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। होबार्ट में बहुत अच्छी अच्छी पारियां खेली हैं इंडियन प्लेयर्स ने। हालांकि इधर भी होबार्ट में मैचेस नहीं हो रहे हैं काफी टाइम से, मैचेस अब इधर ही होते हैं। आपका मेलबर्न हो गया, एडिलेड हो गया, पर्थ हो गया, लेकिन होबार्ट में पहले बहुत मैचेस हुआ करते थे। तो ये आपका तस्मानिया है, ये भी ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है। तस्मानिया की टीम है अपनी, जो ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक क्रिकेट होता है उसमें, लेकिन ये मेन लैंड से अलग है। तो इस मेन लैंड का जो ऑस्ट्रेलिया है, और ये तस्मानिया एक छोटा सा द्वीप टाइप में है, द्वीप ही है ये। तो इसके दोनों के बीच के में जो एक स्ट्रेट है, जो जल संधि है, जो कि एक तरीके से ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट की जो वाटर बॉडी है इधर की, और इधर तस्मान सी है, इन वाटर बॉडीज को जोड़ रही है। तो ये है, हो जाएगी आपकी बास स्ट्रेट। और सिंपल है, ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड और तस्मानिया के बीच की स्ट्रेट है बास स्ट्रेट। और इसके ऊपर ये भी ऑस्ट्रेलिया का मेनलैंड है, और इधर आपका है पापुआ न्यू गिनी। इन दोनों के बीच में है आपकी टॉरस स्ट्रेट। जो स्ट्रेट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा रटने वाली चीज़ होती हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, लेकिन आप इतना बस माइंड में इमेज इसकी बना सकते हैं, और बार बार, जैसे ये मैप है, तो अपने नोट्स जो बनाइए वाइट पेज वाली, उसमें जैसे मैंने एक बार आपको ये बना के दिखा दिया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब कई बार इसकी प्रैक्टिस करिए बना बना के। और एक आप ये काम ये भी कर सकते हैं, जैसे जो काम मैंने भी किया, कि एक पहले एक मैप बनाइए ऑस्ट्रेलिया का, उसमें आप लिख दीजिए स्ट्रेट्स। तो उसमें आप केवल स्ट्रेट्स को दिखाइए, हालांकि इसमें दो ही स्ट्रेट है। तो आप एक मैप बनाइए, उसमें लिख दीजिए स्ट्रेट एंड वाटर बॉडी। तो उसमें आप बाकी कुछ भी मत दिखाइए, उसमें आप सिर्फ स्ट्रेट और वाटर बॉडी पर बात करिए। एक मैप बनाइए, उसमें आप लिख दीजिए कि रिलीफ फीचर, तो उसमें आप सिर्फ इसके पर्वतों और पठारों की बात करिए। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक ही में पूरा पढ़ने लगते हैं, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए एक, या तो मार्केट से मैप खरीद सकते हैं, और उससे अच्छा है कि खुद बनाइए, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। खुद 7-8 मैप एक दिन बैठ के ड्रॉ कर लीजिए, और एक में जल संधियों और खाड़ियों को देख लीजिए, एक में वहाँ का सारा स्टेट्स देख लीजिए, इंपॉर्टेंट शहरों को देख लीजिए, एक में उसके सभी नदियों को देख लीजिए, एक में उसके पर्वत पठार, ये सब को देख लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका एक हर का सभी का अलग अलग बन जाएगा। तो जब आप जल संधि और खाड़ियों वाला मैप खोलेंगे तो आपका पूरा एक बार में रिवाइज हो जाएगा। तो ये रीजनल ज्योग्राफी को पढ़ने का सबसे सही तरीका यही होता है। लेकिन हम लोग गलती करते हैं, हम लोग एक ही में सब पढ़ने के चक्कर में पर्वत भी उसी में पढ़ते हैं, नदी भी उसी में पढ़ते हैं, जल संधि भी उसी में पढ़ते हैं, तो पूरा हमारा बिल्कुल यहाँ पे सारा मिक्स हो जाता है। तो ये जो मैंने ट्रिक बताई है, इस ट्रिक को यूज करिएगा तो काफी सही रहेगा। और ये ट्रिक, हालांकि ऑस्ट्रेलिया तो सिंपल है, ऑस्ट्रेलिया में तो हम लोग ऐसे भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम लोग नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे, यूरोप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जैसे नॉर्थ अमेरिका में ढेर सारी स्ट्रेट्स हैं, ढेर सारी खाड़ियाँ हैं, सागर हैं, रिवर्स हैं, तो वहाँ पे ये ट्रिक बहुत काम आती है।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट्स भी हो गई हमारी, दो इंपॉर्टेंट हैं, टॉरस एंड आपकी बास स्ट्रेट। वाटर बॉडीज भी हो गई 9 और दो स्ट्रेट्स हो गई। अब बात आती है इसके डिवीजन की। डिवीजन सिंपल सा है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और तस्मानिया। ये इसका सिंपल सा डिवीजन कर दिया गया है। इसमें ज़्यादा कुछ इसकी हिस्ट्री को हमको नहीं जानना है, लेकिन बस आपको बार बार मैप की प्रैक्टिस करनी है और इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो जितना ऑस्ट्रेलिया का इधर का पार्ट है, यहाँ पे आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी। यहाँ पे जब हम लोग रिलीफ फीचर पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और इधर से हवाएं आती हैं, यहाँ पे रेनफॉल होती है कोस्टल एरिया पे। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो कोस्टल एरिया में हैं। धीरे धीरे क्या होता है, रेनफॉल कम होती जाती है और इधर का जो पूरा हिस्सा है, स्पेशली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और थोड़ा सा पार्ट नॉर्दर्न टेरिटरी का और साउथ ऑस्ट्रेलिया का, ये बिल्कुल सूखा हुआ है और इसको हम लोग वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट भी बोलते हैं। डिजर्ट वाला इलाका है। तो ये इसके स्टेट्स हैं, सभी की अपनी अपनी कैपिटल है। जैसे कि नॉर्दर्न टेरिटरी की है डार्विन, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की है पर्थ, साउथ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड, विक्टोरिया मेलबर्न, न्यू साउथ वेल्स सिडनी, क्वींसलैंड ब्रिस्बेन और तस्मानिया का मैंने बताया था आपको होबार्ट। मैंने एच ही लिख दिया यहाँ पे, स्क्रीन पे आ रहा होगा स्पेलिंग होबार्ट की। तो ये इम्पोर्टेंट शहर हैं और अगर आप लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो इन सभी शहरों को आप जानते होंगे। डार्विन में तो उतने मैचेस नहीं होते हैं फिलहाल, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पर्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्रिकेट की दृष्टि से, और साउथ ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड, मेलबर्न विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड एमसीजी। बहुत अच्छे अच्छे मैचेस हुए इंडिया ऑस्ट्रेलिया के एमसीजी में। हालांकि अब तो हमारा अहमदाबाद वाला स्टेडियम सबसे बड़ा हो गया है, लेकिन उसके पहले सबसे बड़ा जो स्टेडियम था वो एमसीजी ही था। ऊपर हमारा सिडनी जो कि न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है, एससीजी जिसको बोलते हैं, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ भी काफ़ी अच्छे अच्छे मैचेस होते रहते हैं। और ब्रिस्बेन ब्रिस्बेन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ग्राउंड है। तो ये अगर हम लोग क्रिकेट को भी अगर फॉलो करें तो भी हम ऑस्ट्रेलिया के जो हमारे मेजर सिटीज़ हैं उसके बारे में जान जाएंगे। तो ये हो गया, और ज़्यादा हमको कुछ नहीं जानना ऑस्ट्रेलिया के शहरों के बारे में। और भी शहर हैं लेकिन जो मेन मेन हमारे हैं उसमें यही हमारा डार्विन है, पर्थ है, एडिलेड है, मेलबर्न है, सिडनी है, ब्रिस्बेन है और होबार्ट है। और यहाँ पे दो शहर और हैं, कालगुडली और कूलगार्डी, जो कि सोने की खाने हैं, उसको भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। हर स्टेट की कैपिटल को भी आप नोट कर लीजिए। जैसे नॉर्दर्न टेरिटरी की डार्विन हो गई, इसकी पर्थ हो गई, इसकी एडिलेड हो गई, इसकी मेलबर्न हो गई, इसकी सिडनी हो गई, इसकी ब्रिस्बेन है और इसकी होबार्ट है। और पूरा जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है उसकी है कैनबरा। ये हो गई स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स और इस पूरी कंट्री की कैपिटल। और ये जो हमारी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं इसको हम लोग इस तरीके से भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं, जैसे DPA MCSP। इसको बनाने का जो सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे टी से हो गया डार्विन, देन पर्थ, फिर आपका यहाँ पे एडिलेड हो जाएगा, ये मेलबर्न हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कैनबरा, ये सिडनी और ये ब्रिस्बेन। तो इस तरीके से ये क्रम है पूरा, यहाँ से शुरू हुआ है और ये, इससे जो शहर हैं उनके नाम आसानी से याद रहेंगे। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें हर जो इसका डिवीज़न है, जो इसकी प्रोविंसेस हैं, उस सभी में एक एक इम्पोर्टेंट शहर ज़रूर है। हालांकि इसमें दो हैं, बाकी सब में एक एक है। तो अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे क्वींसलैंड में कौन सा है। तो अगर हम लोग इस तरीके से याद रखेंगे कि डार्विन नॉर्दर्न टेरिटरी में है, पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, इस तरीके से याद रखेंगे तो हमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा शहर क्वींसलैंड में है, कौन सा न्यू साउथ वेल्स में है। दोस्तों एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना मैं भूल गया था। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, मकर रेखा जिसको हम बोलते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और हालांकि ये चीज़ आप लोगों को ज़रूर पता होगी, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नहीं तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ कैसे
कोई मिस कर सकता है। तो ये मेरी मिस्टेक थी, इसको मुझे स्टार्टिंग में ही बता देना चाहिए था। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग गूगल अर्थ की मदद से ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन को देखेंगे। ये अफ्रीका है, मेडागास्कर, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया दिख रहा है हमको, और ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को आप ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे जो इसका वेस्ट वाला पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा हमें डिज़र्ट देखने को मिल रहा है, वहीं ईस्ट में हमें ग्रीनरी देखने को मिल रही है। और ये न्यूजीलैंड काफ़ी ग्रीन, तस्मानिया वहीं पे है, और बाकी सभी चीज़ें जो हम लोग अभी देखे स्टडी की वही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। कोरल सी ग्रेट बैरियर रीफ के जस्ट बगल में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है ये, वहीं पे गल्फ़ ऑफ स्पेंसर भी है। अब वहाँ पे स्टडी करने का यही मतलब था कि जैसे ये आपका तस्मानिया है, जो कुछ छोटी छोटी खाड़ियाँ होती हैं जैसे गल्फ़ ऑफ स्पेंसर हो गया, गल्फ़ ऑफ जोसेफ बोनापार्टे हो गया, वो जल्दी यहाँ पे नहीं शो होती हैं। तो उसके लिए हमको किताबों का ही सहारा लेना पड़ता है। ऊपर हमको अराफुरा सी देखने को मिल रहा है, इधर तिमोर सी है। तो गूगल अर्थ एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, आप लोग अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रख सकते हैं, और कभी भी जब भी खाली बैठे हों, कुछ पढ़ने का मन ना कर रहा हो, तो इस तरीके से लोकेशंस को देखिए, वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेंगी। और ऑस्ट्रेलिया को जब हम लोग एक बार में देखते हैं तो तुरंत हमारी नज़र जाती है कि वेस्ट वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा हमें सूखा देखने को मिलता है, जिसको हम लोग वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डिज़र्ट भी बोलते हैं। और वहीं जो हमारा इधर का पार्ट है ईस्ट वाला कोस्टल एरिया, वो हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रीन देखने को मिलता है, और वहीं पे हमारे बड़े बड़े शहर भी हैं। यहाँ पे है पर्थ, इम्पॉर्टेंट सिटी है इधर, और इधर का थोड़ा सा हिस्सा ग्रीन है वेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट हमको देखने को मिलती है। ये एक बार फिर से जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ओशिनिया पे हम लोग लास्ट में फिर से बात करेंगे, तो ये है ओशिनिया। ओशिनिया में जनरली हम लोग ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया, इन सबको शामिल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से तो हम सभी लोग परिचित हैं, लेकिन मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया के बारे में हम लोग उतना नहीं जानते हैं अभी, तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। छोटी छोटी डिफिनेशन है, जैसे मेलानेशिया उन आइलैंड्स को हम बोलते हैं जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत काले हैं, क्योंकि मेला का मतलब ही होता है ब्लैक, तो ऐसे ब्लैक पीपल्स वाले जो आइलैंड्स हैं वो मेलानेशिया वाले हैं। और पॉलिनेशिया, पॉली मतलब होता है कई, तो बहुत सारे आइलैंड्स को मिला करके एक ग्रुप बना, उसको हमने बोल दिया पॉलिनेशिया। और माइक्रोनेशिया बेसिकली उन आइलैंड्स को हम बोल दें जो बहुत ही छोटे थे, स्मॉल थे, क्योंकि माइक्रो मतलब होता है स्मॉल। तो ये एक बहुत ही बेसिक सी डिफिनेशन है, और ये मुझे बहुत ही अच्छा एक मैप मिला जिसमें सारी चीज़ें हैं। ओशिनिया में जो भी चीज़ें आती हैं वो सब इसमें दिखाई गई हैं। पॉलिनेशिया भी है, मेलानेशिया भी है, माइक्रोनेशिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और न्यूजीलैंड भी है। अब ये क्वेश्चन कई बार आता है, मैंने कई बार ये क्वेश्चन देखा है कि उसमें कुछ आइलैंड्स के नाम दिए होते हैं और पूछा जाता है आपसे कि निम्नलिखित में से जो ये आइलैंड है ये किस में है, ये मेलानेशिया में है कि माइक्रोनेशिया में कि पॉलिनेशिया में है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही टफ हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही रटने वाली चीज़ है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप एक जगह नोट कर लीजिए और बार बार देखते रहिए, याद हो जाएगा। जैसे कि पॉलिनेशिया में कौन कौन से आइलैंड्स हैं, और भी होंगे लेकिन यहाँ बस मेन को दिखाया गया है। तो खैर पहले इतना ही तैयार हो जाए वही बहुत है, क्योंकि आइलैंड्स हम लोग बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मैप है। इसमें पॉलिनेशिया में आप देख रहे हैं तुवालू और टोंगा, कुक आइलैंड, फ्रेंच पॉलिनेशिया, ये सारी चीज़ें हैं। मेलानेशिया में न्यू कैलिडोनिया, वनुआतू, फिजी, नाउरू एक समय काफ़ी चर्चा में था, और सोलोमन आइलैंड्स कई बार पूछे जा चुके हैं। वहीं माइक्रोनेशिया में नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड्स, गुआम अभी काफ़ी चर्चा में था। मार्शल आइलैंड्स, किरिबाती, तो ये बहुत ही फेमस हैं। और ये जो नाम मैं बोल रहा हूँ, ये नाम अक्सर आप न्यूज़ में सुनते होंगे। काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज़ हैं, जैसे गुआम काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड एरिया था, तो इसीलिए इन आइलैंड्स के नाम को जो याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
थोड़ा हम लोग जूम करके देख लेते हैं। जैसे सिर्फ पॉलिनेशिया पे अगर हम बात करें तो पॉलिनेशिया में आप देख रहे हैं तुवालू है, तोकिलाऊ है, वैलिसन, फिटूना, समोआ, अमेरिकन समोआ, न्यू कुक आइलैंड, फ्रेंच पॉलिनेशिया। तो ये कुछ इसके आइलैंड्स हैं। इसमें की जो फेमस है जैसे कुक आइलैंड कई बार पूछा जा चुका है, टोंगा, तुवालू, समोआ, ये कई बार न्यूज़ में भी रहता है और ये कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा भी गया है कि समोआ जो है आइलैंड वो किस उसमें आता है, पॉलिनेशियन है कि मेलानेशियन है कि माइक्रोनेशियन है। तो पॉलिनेशिया का जैसे मैंने आपको मीनिंग बताया ही था कि बहुत सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप, हालांकि सभी के लिए ये शब्दावली लागू हो जाएगी क्योंकि सभी बहुत सारे आइलैंड के ग्रुप हैं, लेकिन स्पेशली हम लोग पॉलिनेशिया इन्हीं को बोलते हैं। मेलानेशिया ब्लैक लोग, काले लोग, उनका जो एक ऐसे आइलैंड जहाँ ऐसे लोग रहते हैं तो वो मेलानेशिया, और इसमें बहुत ही फेमस है। जैसे आपका इधर पापुआ न्यू गिनी, और पापुआ न्यू गिनी में आप देखिए 2 डिवीज़न है। तो इसका जो उधर वाला पार्ट है, जो इसका वेस्ट वाला पार्ट है, वो इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है, और इसका इधर वाला पार्ट पापुआ न्यू गिनी देश है। और नौरू, सोलोमन आइलैंड्स, वनुआतू, फिजी, न्यू कैलिडोनिया, इतना जो हिस्सा है जो थोड़ा सा आसमानी कलर में है वो पूरा मेलानेशिया का हिस्सा है। और इसमें सोलोमन आइलैंड्स, नौरू एंड न्यू कैलिडोनिया, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, ये सब तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। अक्सर ये सारे न्यूज़ में रहते हैं, और नौरू तो अभी हाल फिलहाल में ही न्यूज़ में था। फिजी की भी अक्सर चर्चा होती रहती है। तो ये मेलानेशिया के जो मेलानेशिया है उसके इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं माइक्रोनेशिया पे। माइक्रोनेशिया में अगर हम देखें तो गुआम भी चर्चा में था अभी। मार्शल आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, किरिबाती बहुत इंपॉर्टेंट है, पलाऊ, नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड्स। तो ये थोड़े से पिंक और रेड मिक्स टाइप का लग रहा है। इस कलर के अंतर्गत जितने भी आइलैंड्स हैं वो सारे माइक्रोनेशिया का पार्ट हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अपनी नोटबुक उठाइए और मेलानेशिया में, माइक्रोनेशिया में और पॉलिनेशिया में जितने भी आइलैंड्स आते हैं सबकी लिस्ट बना लीजिए, 4-5 बार देख लीजिए, आसानी से आपको याद हो जाएगा। बहुत सारा तो अभी तैयार हो गया होगा। कितने फेमस है, नौरू है, फिजी है, जैसे यहाँ किरिबाती हो गया, गुआम हो गया। अभी पीछे हम लोगों ने समोआ को देखा, वनुआतू को देखा। तो ये सारे ऐसे ऐसे आइलैंड्स हैं जिनके नाम अक्सर हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का पार्ट 1 हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। लगभग आधे घंटे के इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक से शुरू किया, इम्पोर्टेंट शहरों को देखा, इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज़ को देखा, इम्पोर्टेंट स्टेट्स को समझा, और लोकेशन को और उसके विस्तार को, एक्सटेंड को देखा। और उसके बाद जो ओशेनिया और ऑस्ट्रेलिया वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोगों ने देखा, और इम्पोर्टेंट आइलैंड्स को भी। तो फ़िलहाल अब इस पार्ट 1 में इतना ही। अब आगे हम लोग पार्ट 2 में इसके रिलीफ फीचर्स पे बात करेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पे इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।